इस बात को दोबारा बताओ संदेशी, एक राजकुमार ने कहा। सीधी सी बात है महाराज, तुम अगर किसी राजकुमार से लड़ रहे हो और इससे कमजोर पड़ रहे हो तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता कर सकेगा, लेकिन जिस राजकुमार से तुम कमजोर पड़ रहे हो उसका मित्र अगर चाहे तो तुम्हारे ऊपर तलवार निकाल सकता है। गोया इस तरह जोड़ी जोड़ी लड़ेगी। ठीक है, वो खुशी से बोला। शायद इसका साथी कोई बड़ा सूरमा था। इसके अलावा मित्रों, अगर लड़ाई में कोई राजकुमार किसी के हाथों मारा जाए तो राजा तरखान उसके जिम्मेदार न होंगे। तुम सब अपनी अपनी मर्जी से जंग लड़ रहे हो, इस बात की मंजूरी दो। ठीक है, हमें मंजूर है, सब ने कहा। लेकिन प्रोफेसर, इस बात पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैंने सुकून की सांस ली थी, राह खुद ब खुद हमवार हो गई थी। इस तरह मैं अपने दोस्त की मदद बासानी कर सकता था, जिसके लिए मैं दिल से बेचैन था। अब मेरा दिल खुशी से सरशार था। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल खुद ब खुद आसान हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर रूप कुमार की तरफ देखा, लेकिन रूप कुमार का चेहरा सता हुआ था। इसके दिल में उम्मीद की कोई किरण रोशन नहीं थी। वो बददस्तूर उदास था। फिर जब संदेशी कवायद का ऐलान करके चले गए तो उसने आहिस्ता से कहा, पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या मतलब? काश वो मेरे साथ भी किसी सूरमा को भेज देते। ओह हाँ, मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, मैंने कहा। और रूप कुमार एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इसके बाद दूसरे हंगामे शुरू हो गए। बड़े बड़े लोग आने लगे थे। इनके लिए बाकायदा नशिस्तों का बंदोबस्त था। सूरज चढ़े, नकारे पर चोट पड़ी। ये राजा तरखान की आमद की इतला थी और उसके आने के बाद मुकाबले शुरू होने वाले थे। राजा तरखान की सवारी बड़ी शान से आई थी। 45 साल की उम्र का शानदार आदमी था। चेहरे से बारोब नजर आ रहा था। खूबसूरत इंसान था। इसके चेहरे में पद्मिनी की शबाहत थी। बेशुमार लोगों की माहियत में वो मुकाबले के मैदान में पहुंच गया। सारे लोग उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। फिर राजा तरखान बैठ गया और उसके बाद जंग का नकारा बजने लगा और बांके शुजीले राजकुमार हथियारों से लैस मैदान में आने लगे। काश मेरे पास मेरा खांडा होता, इसे देखकर बहुत सो के पित्ते पानी हो जाते, लेकिन मेरे पास तो कोई हथियार ही नहीं था। रूप कुमार भी अब मुझसे जुदा हो गया था, वरना उससे ही कोई तलवार मांग लेता। मुझे खाली हाथ देकर उसी राजकुमार ने मुझ पर तंज किया। अरे महाराज, आप खाली हाथ में मैदान जंग में जा रहे हैं? वो मेरे साथ चलते हुए बोला। खा राजकुमार जी, दरअसल यहाँ कोई मेरे मुकाबले का है ही नहीं। इन मामूली इंसानों के लिए हथियार की क्या जरूरत है? हाँ, आप तो गयान से जंग लड़ेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसों के लिए मेरे हाथ ही काफी है, मैंने कहा। मेरे मुकाबले पर ना आइएगा महाराज, मैं ज्ञानियों का सख्त दुश्मन हूँ। फिर न कहें कि आप खाली हाथ थे। क्या तुम मुझे ललकार रहे हो राजकुमार? अरे क्या ललकारूंगा आपको, मेरे मुकाबले में तो यहाँ कोई है भी नहीं, इसने हकारत से कहा और आगे बढ़ गया। मैं भी मुस्कुराता हुआ मैदान की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद सब मैदान में पहुंच गए। सारे राजकुमार एक लाइन में खड़े हो गए थे। तब राजा तरखान अपनी जगह से उठा और राजकुमारों के पास पहुंच गया। उसने सारे राजकुमारों को आशीर्वाद दी। मेरे करीब रुककर उसने मुझे गौर से देखा था और फिर किसी सेकंड वहां खड़ा रहा। फिर उसने पूछा, तुम कौन सी राजधानी से आए हो राजकुमार? मैंने इधर उधर देखा। रूप कुमार मुझसे काफी दूर था, इसलिए मुझे परवाह नहीं हुई। मैं राजा तरखान की तरफ देखा और फिर गर्दन झुकाकर बोला, मैं महाराज रूप कुमार का दास हूँ। क्या मतलब? राजा तरखान हैरत से बोला। हाँ, मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा, मैं इनकी सहायता करूंगा। ओह, लेकिन तुम्हारा लिबास साधुओं का सा है, मुझे यही लिबास पहनने की आदत है, मैंने जवाब दिया और राजा तरखान ने गर्दन हिलाई। यूं लग रहा था जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया हो, फिर उसे अफसोस हो कि मैं खुद किसी रियासत का हुक्मरान क्यों नहीं हूं। लेकिन मेरे करीब खड़े दूसरे राजकुमार मुझे बुरी निगाहों से देख रहे थे। इनकी निगाहों में हकारत झलक रही थी, लेकिन मैंने किसी बात की परवाह नहीं की और दूसरी तरफ रुख कर लिया। फिर सारे राजकुमार मुंतशिर हो गए और उसके बाद वो अपने अपने हथियार चला कर देखने लगे। इसके बाद मुकाबला शुरू हो गया। सबसे पहले 2 राजकुमार तलवारें लेकर मैदान में आए और राजा तरखान की इजाजत देने पर एक दूसरे से जंग करने लगे। फिर फौरन ही दूसरी जोड़ी भी मैदान में उतर आई और चारों शमशीर जन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ हो गए। एक राजकुमार हल्का पड़ने लगा तो उसका मददगार, जो काले रंग का एक देव हैकल आदमी था, तलवार लेकर मैदान में उतर आया। वो अपने राजकुमार से अच्छा लड़ाका और जल्द ही अपने मुकाबले को तका देने का कायल था। तब उसके मालिक ने दोबारा तलवार संभाली, लेकिन दूसरे राजकुमार का भी साथी मौजूद था। वो अपने मालिक की मदद को आ गया। इस तरह यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया था। मैं दिलचस्पी से मुकाबला देख रहा, मुझसे काफी फासले पर रूप कुमार भी खड़ा खामोशी से मुकाबला देख रहा था। और फिर मुकाबले का पहला हरीफ शिकस्त खाकर मैदान से पलटा और उसकी जगह रूप कुमार मैदान में आ गया। मेरे बदन में फुरेरियां उठने लगी। मैं रूप कुमार का मददगार था। रूप कुमार ने शुरू में जिस बददिली का मुजाहरा किया था और जंगो जदल से जिस तरह बेजारी का इजहार किया था, इस वक्त वो कैफियत इसमें नहीं थी। वो काफी चाकू चुबंद नजर आ रहा था। उसने आते ही अपने मध्य मुकाबल पर ताबड़तोड़ वार किए और उसका मुकाबल बुखला गया। उसकी पेशानी पर एक चिरका भी लग गया था, जिससे खून की लकीर नीचे तक रिंग आई थी। ये सूरत हाल देखकर उसका मददगार उसकी मदद को आ गया। ये वही कवि हैकल स्याफाम था जो मुझे खास लड़ाका नजर आता था। उसने रूप कुमार पर वार करने शुरू कर दिए।
2-3 हाथों ही में मुझे मालूम हो गया कि रूप कुमार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त मैंने रूप कुमार के अंदाज में बदहवासी से महसूस की। रूप कुमार उसके वार रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन स्याफाम के कवि हैकल बाजुओं के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। चुनाचे अब वक्त न रहा था। तब मैं अपने दोस्त की मदद के लिए आगे बढ़ा और स्याफाम के मुकाबले पहुंच गया। एक लम्हे के लिए सब हैरान रह गए, क्योंकि मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था। स्याफाम टटका और फिर उसने दांत पीस कर मेरे ऊपर तलवार का वार कर दिया। मैंने उसे झुकाई दी और दूसरे लम्हे मेरा एक जोरदार मुक्का स्याफाम के चेहरे पर पड़ा। स्याफाम की गर्दन टेढ़ी हो गई थी और दूसरे लम्हे वो चारों शाने चित था। मेरा काम बस इतना ही था। मैं पीछे हट गया। रूप कुमार ने हैरत से मुझे देखा, लेकिन फिर संभल कर दोबारा अपने मुकाबले के सामने आ गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, लेकिन आंखों में हैरानी भी छलक रही थी। शायद उसे ताज्जुब था कि मैं अपने तौर पर लड़ने की बजाय उसकी तरफ से क्यों लड़ रहा हूं। मेरा मुकाबला स्याफाम एक घूंसे से ज्यादा मार खाने की ताब नहीं रखता था। वो अपने कदमों से उठकर ना जा सका। लोग गर्दन उठा उठाकर उसे देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। ये कैसी जंग थी जिसमें एक खतरनाक आदमी ने इस तरह शिकस्त खाई थी। तब मैंने स्याफाम की तलवार अपने कब्जे में कर ली और इत्मीनान से पीछे हटाया। रूप कुमार अब ज्यादा दिलजमी से लड़ रहा था और देखते ही देखते उसने अपने मुकाबले को शिकस्त दे दी। चौथा आदमी वही राजकुमार था जिसने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। वो तलवार हिलाता हुआ आया और रूप कुमार पर पिल पड़ा। मुझे रूप कुमार की फुर्ती पर हैरत थी। उसे जंग से जिस बेजारी का इजहार किया था, उससे अंदाजा होता था कि उसने कभी तलवार उठाई ना होगी, लेकिन इस वक्त वो जिस बेजिगरी से मुकाबला कर रहा था, इस पर मैं हैरान था। नहायत बर्क रफ्तारी से वो लड़ रहा था। इब्तिदा में तो उसने अपने दूसरे मुकाबले को भी बदहवास कर दिया था, लेकिन बाद में उसके हाथ की रफ्तार हल्की पड़ गई। तब मैंने अपने जहन में एक बात सोची, अगर रूप कुमार को ज्यादा मेहनत करना पड़ी तो शायद वो ज्यादा देर तक मैदान में न रह सके। इसलिए बेहतर यही है कि इसे कम से कम तलवार चलाने का मौका दिया जाए और इस तरह उसके मुकाबले आने वालों को शिकस्त दी जा सके। तब मैं आगे बढ़ा और उस खतरनाक आदमी का वार मैंने अपनी तलवार पर रोका। ओ आ गया मेरे दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ताज्जुब है कि तुम अपने लिए लड़ने के बजाय दूसरों के लिए लड़ रहे हो। वो पीछे हटा और फिर तलवार के कई ताबड़तोड़ वार उसने मेरे ऊपर किए। मैंने इत्मीनान से उसके कई वार अपने ऊपर रोके और फिर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था राजकुमार कि मैं तुम्हारे मुकाबले आऊंगा तो खाली हाथ। हाँ महाराज, तुमने वादा किया था, मगर ये वादा खिलाफी क्यों? नहीं, वादा खिलाफी नहीं। मैंने तलवार एक तरफ फेंक दी और मेरे मुकाबले ने कहका लगाया। बिलाशुबा वो बहुत फुर्तीला था और वो काफी जंगजू भी था, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे मेरे सामने ले आई थी। मुझे खाली हाथ देकर उसने मौके से फायदा ना उठाना हमाकत समझा और फिर उसने पैंतरे बदल बदल कर मेरे ऊपर वार किए। मैंने उछल उछल कर उसके कई वार खाली जाने दिए और फिर मैंने उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया। अब भला तलवार उसके हाथ में कैसे रह जाती। उसकी तलवार गिर गई और मैंने उछल कर उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या ख्याल है राजकुमार? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे मुकाबले के चेहरे की कैफियत अब किसी कदर बदल गई थी और अब वो बदहवास नजर आ रहा था। मैंने हंसते हुए उसकी गर्दन छोड़ दी, फिर उसे ललकारा, लेकिन वो पीछे हट रहा था। एक बार फिर उसने तलवार उठा ली और शायद अपनी जिंदगी की शदीद तरीन कोशिश की और इसमें कामयाब भी हो गया। तलवार मेरे बाजू पर पड़ी थी। जिस तरह वो बाजू से उछली, उसने मेरे मुकाबले को हैरान कर दिया, लेकिन अब मैं फैसला कर लेना चाहता था। रूप कुमार इत्मीनान से एक तरफ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में हैरत और दिलचस्पी थी। तब मैंने अपने मुकाबले को उठाया और उठाकर उसे जोरदार झटके से जमीन पर गिरा दिया। उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठी थी और मुझे यकीन था कि अब वो इस काबिल नहीं रहा है कि रूप कुमार के मुकाबले आ सके। चारों तरफ से दादो तहसीन की आवाजें गूंज रही थी। मैं बड़ी सादतमंदी से पीछे हट गया और रूप कुमार दोबारा तलवार अपनी लेकर मैदान में आ गया और फिर तो जंग का फैसला सामने आने लगा। रूप कुमार को लड़ने का बहुत कम मौका मिल रहा था। इसका जो भी मुकाबला आता, मैं उसको इस काबिल न छोड़ता कि वो रूप कुमार से मुकाबला कर सकता और रूप कुमार के करने के लिए कुछ रह न जाता। अब चारों तरफ से लोग जय रूप कुमार की कह रहे थे। रूप कुमार के नारे पूरे मैदान में गूंज रहे थे। दूसरे लड़ने वालों में से भी बहुत के फैसले हुए, कुछ जीते कुछ हारे और शायद राजा तरखान की तवक्का से बहुत पहले ये मुकाबले खत्म हो गए। रूप कुमार के अलावा दूसरे शानदार तौर पर फातेह हासिल करने वालों में दिलावर सिंह का नाम सबसे आगे था। मैंने भी दिलावर सिंह को देखा। बिलाशुबा इन लोगों में सबसे ज्यादा शानदार आदमी था, लेकिन फिर दिलावर सिंह की किस्मत ने उसे धक्का दिया। अगर वो ना भी चाहता तो मुझसे जंग करने की उसे कोई खास जरूरत न थी, लेकिन ताकत के जोम में वो मुझे भी शिकस्त देने पर तुल गया और फिर तलवार लेकर खास तौर पर मेरे मुकाबले आया। मैंने उसे हैरत से देखा था। दूसरे चंद लोग भी देख रहे थे कि दिलावर सिंह किस तरह अकड़ रहा है। चंद लोगों ने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि दिलावर सिंह, तुम इस तरह क्यों लड़ रहे हो, बाज आओ। लेकिन दिलावर सिंह न माना। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने अब तक जिस अंदाज में जंग की थी, दूसरे लोगों को उसका अंदाजा हो गया था। चुनाचे उन्होंने अपने तौर पर दिलावर सिंह की शिकस्त का यकीन कर लिया और इस यकीन को मैंने ठेस न पहुंचनी थी और दिलावर सिंह ने 3 तलवारें तलब कर ली और मैंने एक एक करके तीनों तलवारें तोड़ दी और तलवार का टूटना बदतरीन शिकस्त में शुमार होता था। दिलावर सिंह को इसका कोई अंदाजा न था और यही बात उसकी बदकिस्मती का बायस बन गई। मैदान जंग का खेल खत्म हो चुका था
और जिन लोगों को इसमें कामयाब करार दिया गया इनमें दिलावर सिंह नहीं था। राजा तरखान ने स्वयंवर में हिस्सा लेने वालों के नामों का ऐलान किया और ये खुशी की बात थी कि रूप कुमार का नाम इस फहरिस्त में टॉप पर था। मेरी खुशी की इंतहा न थी, लेकिन दिलावर सिंह आगे बढ़ा और उसने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा, यह अन्याय है तरखान महाराज। क्या मतलब? राजा तरखान ने टेढ़ी निगाहों से उसे देखा। मैंने सिर्फ एक आदमी से शिकस्त खाई है और 10 आदमी को शिकस्त दी है। क्या तुम्हें इसका एहसास है? राजा तरखान का लहजा सख्त था। ठीक है, लेकिन मैं स्वयंवर में हिस्सा लूंगा, मेरी मर्जी के बगैर। राजा तरखान ने पूछा, मैं फातेह हूं, अगर तुम फातेह हो दिलावर सिंह तो इस जवान से फिर मुकाबला करो। राजा तरखान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा और दिलावर सिंह के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। वो राजकुमार नहीं है, दिलावर सिंह ने चीख कर कहा। लेकिन वो रूप कुमार का साथी है, राजा तरखान ने कहा। ओह रूप कुमार, मुझे रूप कुमार से मुकाबला करने की इजाजत दी जाए महाराज। दिलावर सिंह खूनखार लहजा में बोला, नहीं, मुकाबले खत्म हो चुके हैं। जिन शराइत का ऐलान किया गया था सारा काम इन्हीं शराइत के मुताबिक किया गया है। चुनाचे मुकाबला खत्म करने का ऐलान किया जाता है और जिन लोगों को स्वयंवर में हिस्सा लेने की दावत दी गई है वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। चारों तरफ से राजा तरखान की बात की तायीद की गई और राजा तरखान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपने किसी आदमी को इशारा किया और वो मेरी तरफ आ गया। महाराज तरखान ने रात को आपको बुलाया है। सिर्फ मुझे? मैंने पूछा। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया था कि राजा तरखान मुझसे मुतासर न हो गया हो और मुझसे तन्हाई में कोई ऐसी बात न करना चाहता हो जो मेरे दोस्त रूप कुमार के मुफाद के खिलाफ हो। लेकिन बहरहाल मैं इतने कच्चे ज़हन का मालिक तो नहीं था और फिर जब दिल में एक फैसला कर लिया तो उसे बदलने का क्या सवाल। राजा तरखान के मुलाजिम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से मेरी शक्ल देख रहा था। क्या राजा तरखान ने खास तौर से मुझे बुलाया? मैंने फिर पूछा। हाँ महाराज, उसने जवाब दिया। तुम्हें यकीन है कि उसने मेरे मालिक को मेरे साथ नहीं बुलाया? हाँ महाराज, तरखान ने यही कहा है, उसने जवाब दिया। मुझे अपने मालिक से आज्ञा लेना हो कि इसकी आज्ञा के बिना मैं कैसे आ सकता हूँ महाराज? मैंने कहा। ठीक है, मैं राजा से कह देता हूँ, वो बोला और वापस चला गया। राजा तरखान ने उसकी सुनी और फिर उसे दोबारा मेरे पास भेजा। महाराज कहते हैं वो तुम्हें मेहमान की हैसियत से बुला रहे हैं, तुम्हें आना चाहिए। तुम कहो तो तुम्हारे मालिक से इजाजत ले ली जाए। मैं चंद लम्हात सोचता रहा और फिर मैंने कहा, मैं आ जाऊंगा महाराज, हम तुम्हें लेने आएंगे, उसने कहा और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। इसमें कोई हर्ज नहीं था। राजा तरखान क्या कहना चाहता था सुन लेने में कोई हर्ज नहीं था। जाहिर है मैं सचमुच तो रूप कुमार का मुलाजिम नहीं था। सारा मजमा मुंतशिर हो गया। जो हार गए थे उनके लिए यहाँ रुकना अब बेकार था। वो वापसी की तैयारियां करने लगे। इनकी निगाहों में कीना तोजी थी और चेहरों पर अफसरदगी। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर रूप कुमार को तलाश किया। वो एक तरफ खामोश खड़ा था। बहुत से लोग उसके गिर्द जमा थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैं लोगों की भीड़ चीरता हुआ उसके करीब पहुंच गया। महाराज, बधाई हो महाराज, मैंने उसे कहा और उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हो गए। मुझे यूं लगा जैसे वो रो पड़ेगा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। आइए रूप जी, अपने स्थान पर चलें, मैंने कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते में भी बहुत से लोगों ने हमसे मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मैं रूप कुमार को उनसे बचाता हुआ आगे ले गया और थोड़ी देर के बाद हम अपने खैमे में पहुंच गए। खैमे पर पहुंचकर रूप कुमार ने मुझे धकेलना शुरू कर दिया। वो जज्बाती हो रहा था। मैं मुस्कुराता उसके खैमे में चला गया और फिर वो अहमक मेरे पैरों पर झुक गया। उसे मेरे बाजू पकड़ उसे सिसकना शुरू कर दिया। अरे रूप कुमार, क्या हुआ? मैंने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे उठाया और अपने मुकाबले खड़ा कर लिया। स्वरूप भैया, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे उतार सकता हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे दोस्त? वो रोते हुए बोला। चुप होकर मेरी बात सुन सकते हो तो सुनो, वरना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, ये तुमने क्यों? आखिर क्यों? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा कौन हूं? तुमने मेरे लिए ये पगले हो रूप, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं स्वयंवर में हिस्सा लेने यहाँ नहीं आया था? मैं तो यह कला देखकर इस तरफ चल पड़ा था। यहाँ आकर ही मुझे मालूम हुआ था कि यह क्या हो रहा है। फिर भी तुम यही काम अपने लिए कर सकते थे। हम साधु संत लोग, आवारागर्द, हम इन चक्रों में कहाँ पड़ते हैं रूप कुमार महाराज? स्वरूप कुमार महाराज, तुम्हें भगवान की सौगंध महाराज, मुझे बताओ क्या तुम्हारे मन में सचमुच स्वयंवर में हिस्सा लेने की भावना नहीं थी? हरगिज नहीं रूप कुमार, तुम्हें मालूम है यहाँ आते ही मेरी तुमसे दोस्ती हो गई थी। इसी समय मैंने तय कर लिया था कि अगर मैंने इस झंझट में हिस्सा लिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए लूंगा। ओह मेरे भैया, मेरे मन में तुम्हारी इस सहायता का ख्याल भी नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाग सितारों की तरह चमक रहे। दो बातें हैं रूप कुमार, अव्वल तो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया था, दूसरे मेरा नाम तुम्हारे भाई के नाम पर था। मैंने जो कुछ किया अपने भाई के लिए किया है। मैं तुम्हें भाई बनकर दिखाऊंगा स्वरूप। रूप कुमार ने लरजती आवाज में कहा। सब ठीक है मेरे यार, तुम चिंता क्यों करते हो? बस कल स्वयंवर जीत लो, मुझे इसी वक्त खुशी होगी। और जरा मुझे एक बात बताओ। पूछो स्वरूप। तुम्हारे मन में स्वयंवर से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं थी जब तक तुमने पद्मनी को देखा नहीं था, लेकिन इसे देखने के बाद तुम्हारी ताकत बदल गई। मुझे बताओ रूप कुमार, क्या तुम उसके तीरे नजर के घायल नहीं हो गए थे? रूप कुमार ने गर्दन झुका ली। चंद मिनट वो इसी तरह गर्दन झुकाए रहा और एक बार फिर वो दौड़कर मुझसे लिपट गया। स्वरूप भैया, भगवान की सौगंध, मैं तो मर ही गया था। मैंने सोच लिया था भैया, अगर मैं मुकाबले में जीत ना सका तो अपने मुकाबले से इस तरह लड़ूंगा
कि वो मुझे हलाक कर दे। बस मैं मरकर ही मैदान से हटना चाहता था। क्यों रूप कुमार, मैंने पूछा। मुझे उससे प्रेम हो गया महाराज, मैं पद्मिनी पर मर मिटा हूं। भगवान की सौगंध, अगर वो मुझे ना मिली तो मर जाऊंगा। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। मगर पद्मिनी, तुम अच्छे इंसान हो रूप कुमार, तुमने एतराफ कर लिया। तुम भी एक बात बताओगे भैया? हाँ जरूर। क्या तुम्हें पद्मिनी पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई रूप कुमार, मगर इस पसंद की हैसियत बदली हुई थी। मैंने अपने भाई की पत्नी और अपनी भावज की हैसियत से उसे पसंद किया था। मैंने जवाब दिया। तुम महान हो भैया। मगर रूप कुमार उदास हो गया। मगर क्या जरूरी है कि स्वयंवर में पद्मिनी मुझे ही पसंद करे? पद्मिनी अगर पागल नहीं है तो तुम्हारा इंतखाब करेगी। तुम सबसे ज्यादा मनमोहन हो और फिर चारों तरफ तुम्हारी धूम मची हुई है। मुझे यकीन है राजकुमार, वो तुम्हारा इंतखाब करेगी, वो माला तुम्हारे ही गले में डालेगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा और रूप कुमार खामोश हो गया। राजा तरखान ने मुझे अपने महल में तलब किया है। ओह हाँ, मैंने उसके आदमी को तुम्हारे पास आते देखा था। जरूर जाओ भैया, देखो वो क्या कहना चाहता है। मैंने उसे वादा कर लिया है। मेरे ऊपर भरोसा रखना रूप कुमार, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखता हूँ मेरे दोस्त, रूप कुमार ने कहा और हम खामोश हो गए। फिर बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी और हम दोनों बाहर निकल आए। कुछ फराक दिल लोग थे जो मुकाबले में हार गए थे और हमें बधाई देने आए थे। हमने भी खलूस दिल से उनका शुक्रिया अदा किया था। फिर शाम हो गई। सूरज छुपे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि राजा तरखान का आदमी मेरे पास पहुंच गया। महाराजा ने आपको तलब किया है, क्या आप तैयार हैं महाराज? उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। रूप कुमार इस वक्त अपने खेमे में था। मैंने उसे मिलना जरूरी न समझा। मैं ये बात उसे बता चुका था। चुनाचे में राजा तरखान के आदमी के साथ चल पड़ा। खेमे से बाहर 2 घोड़े खड़े हुए थे। उसने मुझे घोड़े पर बैठने की पेशकश की और मैं घोड़े की पीठ पर उसके साथ चल पड़ा। रास्ता जाना पहचाना था। घोड़े का सफर ज्यादा मुश्किल साबित न हुआ और इसलिए जल्द ही मैं राजमहल पहुंच गया। राजमहल के दरवाजे पर राजा तरखान के चंद खास आदमियों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले गए। राज दरबार के पीछे राजा तरखान का खास कमरा था जहां वो शायद राजनीति के फैसले किया करता था। राजा तरखान ने भी एक पुरखुलूस मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बड़े एहतराम और एजाजात के साथ बैठने की पेशकश की गई। मैं बैठ गया। तब राजा के साथ मौजूद दूसरे लोग कमरे से बाहर निकल गए। राजा तरखान खुद भी मेरे सामने एक नशिस्त पर बैठ गया। इसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। तुम्हारा नाम स्वरूप कुमार महाराज? उसने पूछा। हाँ राजा तरखान, और तुम रूप कुमार के दास हो? यह भी ठीक है, मैंने जवाब दिया। लेकिन न जाने क्यों यह बात मेरे मन में नहीं उतर रही। राजा तरखान बोला। कौन सी बात महाराज? मैंने पूछा। यही कि तुम रूप कुमार के दास हो सकती हो। इसमें मन से न उतरने वाली कौन सी बात है? मैंने बेतकल्फी से कहा। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अंदाज, कोई चीज ये साबित नहीं करती कि तुम किसी के दास हो सकते हो। बल्कि सच पूछो तो मुझे तुम ही राजकुमार मालूम होती हो। मुझसे झूठ मत बोलो महाराज। मेरा ख्याल है तुमने रूप कुमार के साथ कोई वचन निभाया है, वरना ये स्वयंवर तुम आसानी से जीत सकते थे। राजा तरखान ने कहा। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल ठीक हो राजा तरखान, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? स्वयंवर अभी नहीं हुआ और नहीं कहा जा सकता कि माला किसके गले में डाली जाए। लेकिन फिर भी मेरा मालिक, मेरा दोस्त रूप कुमार तुम्हारी बेटी की किस्मत का मालिक बन जाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे मुसर्रत होगी। मैंने कहा। मुझे कोई क्रोध नहीं है महाराज, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारे बदन पर साधुओं का लिबास है, परंतु मैदान जंग में तुम ऐसे सुरमा साबित हुए कि कोई भी तुम्हारे सामने न टिक सका। मेरा कोई बेटा नहीं है स्वरूप कुमार। मेरी मनोकामना यही थी कि मेरी बेटी जिससे ब्याही जाए वो तुम्हारे जैसा कोई जवान हो जो बहादुरी में यकता और बेमिसल हो। राजा तरखान ने ठंडी सांस लेकर कहा। रूप कुमार भी तुम्हारे लिए बुरा साबित ना होगा राजा तरखान। ठीक है, जो भगवान की मर्जी। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें तुम्हारा फैसला बदलने के लिए कहूं। मैं चाहता हूं स्वरूप कि तुम मेरी राजधानी के मालिक बनो और तुम ही मेरी बेटी की किस्मत के मालिक बनो। ये किसी तौर मुमकिन नहीं है राजा तरखान। भगवान न करे अगर मैं रूप कुमार का साथी न होता तब भी मैं ये बात पसंद नहीं करता। मैंने कहा। आखिर क्यों? राजा तरखान ने कहा। बस मुझे संसार का लोभ नहीं है, मैं राजा बनना नहीं चाहता। मेरे शरीर पर साधुओं का लिबास है, बस तुम समझ लो कि मैं साधु ही हूं। मुझे संसार का कोई लोभ नहीं है, मुझे राज से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है महाराज, फिर यूं कहो कि मेरा ख्याल ठीक था। यह मेरी और तुम्हारी आपस की बात है राजा तरखान, लेकिन अगर सारे राजकुमारों के सामने तुम यही बात करोगे तो मैं खुद को रूप कुमार का दास ही बताऊंगा। मैंने कहा। मैं तुमसे सबके सामने सवाल नहीं करूंगा महाराज। राजा तरखान ठंडी सांस लेकर बोला। बहरहाल जो मेरी आशा थी वो मैंने तुम्हें बता दी। कितना धनी है रूप कुमार के उसे तुम्हारे जैसा मित्र साथी या दास मिला। हाँ, एक बात मैं तुमसे कहूंगा और कह सकता भी हूं, क्या इजाजत है? हाँ हाँ महाराज कहिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैंने जवाब दिया। स्वयंवर में कोई भी कामयाब हो, माला किसी के गले में पड़ जाए, लेकिन अगर तुम पसंद करो और अगर रूप कुमार से तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता ना हो, कोई ऐसा नाता ना हो जिसकी वजह से तुम उसकी बात मानने पर मजबूर ना हो, तो मेरी इच्छा है कि तुम कुछ समय मेरी राजधानी में गुजारो। राजा तरखान ने नहायत खलूस से कहा। अगर तुम्हारी पद्मिनी मेरे मित्र को पसंद कर लेती है तो शायद मैं काफी अरसे तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने जवाब दिया। भगवान करे ऐसा ही हो। राजा तरखान बोला। मुझे तुमसे बड़ा लगाव पैदा हो गया है। मैदान जंग में तुम शेर की तरह निडर नजर आ रहे थे और मैं दिलेरों की कदर करता हूँ।
मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ महाराज तरखान। मैंने जवाब दिया। रात का भोजन तुम मेरे साथ करो, राजा ने कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कहा, और फिर राजा तरखान मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। दरहकीकत वो मुझसे बहुत मुतासर नजर आता था और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी प्रोफेसर। गुजरे हुए अदवार में मैंने हमेशा एक खास हैसियत हासिल की थी। मेरी शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। हाँ, ये दूसरी बात है कि कुछ मामलात में कुछ लोग मुझे नापसंद भी करते थे, लेकिन नापसंद करने वालों की मैंने कभी परवाह नहीं की थी। रात के खाने पर मैंने राजा तरखान से कहा, महाराज आपने मुझे जितनी मोहब्बत दी है, जितना परनाम दिया है, इसका सहारा लेकर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो स्वरूप जी, क्या बात है? मैं चाहता हूँ महाराज कि तुम्हारी पद्मिनी कल स्वयंवर से पहले एक बार मेरे मित्र से मिल दे। हमारा तुम्हारा नाता इस वक्त बहुत मजबूत हो जाएगा जब मेरा मित्र तुम्हारा दास बन जाएगा। ओह, राजा पुरख्याल अंदाज में बोला, अगर कुमारी पद्मिनी ने इसे पसंद न किया तो यह मेरे मित्र के भाग की बात है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो इनको मिलने का मौका थे। ठीक है, मैं कुमारी से बात कर लेता हूँ, राजा तरखान बोला। मुझे आज्ञा दे महाराज। मैंने उसे इजाजत चाहिए और राजा तरखान ने मुझे शाही लिबास से नवाजा। मैंने तुम्हारे बदन का लिहाज करके ये लिबास तैयार करवाया है, इसे मेरी खुशी के लिए पहन लो, उसने कहा, और मैंने उसकी खुशी पूरी कर दी। फिर मैं घोड़े पर बैठकर वापस चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि रूप कुमार इंतजार कर रहा होगा।